Hello guys, this is RK Jha and you are watching me on YouTube channel Educational Craze। एक बार फिर से लाए हैं आपके लिए अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम आपके लिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो डिफरेंट और इम्पोर्टेंट्स टॉपिक और पॉइंट्स हैं उसको लेकर आ रहे हैं। और हमने बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं और आगे भी देने वाले हैं। और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्लासेस करेंगे। तो फिलहाल हम अकाउंटेंसी का स्टडी कर रहे हैं और आज अकाउंटेंसी में एनपीओ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेफिनेशन और फीचर का आज हम स्टडी करेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ना, एनपीओ का एक महत्वपूर्ण अकाउंट होता है। इससे पहले हमने स्टडी किया था कि किसी भी एनपीओ में जो होते हैं ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट शामिल होते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एनपीओ। किसी एनपीओ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो 3 स्टेटमेंट्स बनते हैं। नंबर 1, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकेंड जो बनता है वो इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनता है। और थर्ड जो है वो अकाउंट्स नहीं बल्कि स्टेटमेंट ही होता है और वो बैलेंस शीट है। ये पोजीशन स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट आर्थिक शिक्षा बोलते हैं। दैट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक की तरह होता है, जिसका हम स्टडी अभी करने वाले हैं। और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो एक नॉमिनल अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, बट ये किसी एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे और उसके बाद हम बैलेंस शीट का भी स्टडी करेंगे। नॉर्मली किसी भी एनपीओ में आपके क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहेगा और इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये रहेंगे और कुछ एडजस्टमेंट रहेंगे और उनसे आपको रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना होगा या फिर बैलेंस शीट बनाना होगा। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट का स्टडी कर रहे हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? रिसीप्ट्स दैट मींस पाना और पेमेंट्स दैट मींस भुगतान करना। तो जो आपने पा लिया या फिर आपने जो भुगतान कर लिया, उन दोनों का ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में। बस वो कैश में होना चाहिए, क्रेडिट में नहीं होना चाहिए। तो किसी भी एनपीओ के द्वारा सभी कैश रिसीप्ट्स और सभी कैश पेमेंट्स के लिए या उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट होता है। तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट को आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे, the account which records all the cash receipts and all the cash payments related to a given or certain period is called receipt and payments accounts। तो ये होते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपके सामने डेफिनेशन है। हिंदी में कहते हैं इसे प्राप्ति और भुगतान खाते। क्या मतलब हुआ? कह रहा है द अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसीप्ट्स एंड ऑल द कैश पेमेंट्स। सभी नकद प्राप्तियों और सभी नकद भुगतानों को लिखने वाला जो खाता होता है उसे हम प्राप्ति और भुगतान खाता दैट मींस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। बस शर्त ये है कि वो रिलेटेड किसी निश्चित अवधि से, दैट मींस 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल के हो, बट वो सबको मिला करके जिसका लेखा नहीं किया गया है
और वो कैश में होना चाहिए तो उनका लेखा किया जाता है। इसे हम प्राप्ति और भुगतान खाता कहते हैं। चलिए अब इसी डेफिनेशन को समझने के लिए हमने यहाँ फीचर्स दिया है। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट अर्थात प्राप्ति और भुगतान खाता का क्या फीचर, क्या विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आज हम इसको पहले जानते हैं। दिया है आपके सामने, सबसे फर्स्ट फीचर हमने दिया है अतः इट लाइक अ कैश बुक। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह ही होता है, जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया है। बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, सो इट्स लाइक अ कैश बुक, इसलिए इसे रोकर बही की तरह देखते हैं, मानते हैं। फिर सेकंड में कहता है इट इज समरी ऑफ कैश बुक। अब चूंकि ये कैश बुक की तरह है तो कैश बुक की समरी होगा, तो कैश बुक की सारांश रोकर बही का सारांश के रूप में ये है, क्योंकि सारे कैश रिसीप्ट्स, कैश पेमेंट्स को ये लिखता है। तीसरा जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें हमने दो फीचर्स को मिला करके एक ही में इंक्लूड कर दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। कह रहा है ऑल द कैश रिसीप्ट्स आर डेबिटेड एंड ऑल द कैश पेमेंट्स आर क्रेडिटेड इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पहले यहां तक समझते हैं। कहता है ऑल द कैश रिसीप्ट्स, सभी नकद प्राप्तियों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऑल द कैश रिसीप्ट्स, सभी नकद प्राप्ति, अब नकद में मिला हो, उधार नहीं हो, नकद प्राप्ति और सभी हो, दैट मींस चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कैश में आना चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट, बिकॉज रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड ऑल द कैश पेमेंट्स आर क्रेडिटेड, तो सारे के सारे कैश में जो पेमेंट किया गया है, भुगतान किया गया है रोकर में, उसे हम प्राप्ति भुगतान खाता रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, जबकि वो कैपिटल रिसीप्ट्स हो या रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो या फिर कैपिटल पेमेंट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में सारे के सारे समायोजित किए जाते हैं। अब कहता है whether they are of capital nature और revenue nature, वो चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर के, दोनों ही लिखे जाएंगे। अब कैपिटल नेचर क्या होता है और रेवेन्यू नेचर? कैपिटल नेचर मतलब ये होता है ऐसे आइटम्स, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड, आगे अनेक वर्षों के लिए संस्था पे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वो कोई फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो या कोई संस्था के लॉन्ग टाइम डेवलपमेंट के से रिलेटेड हो, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो होंगे या रिसीप्ट्स वो कैपिटल के अंतर्गत आएंगे, तो वो कैपिटल में हो तो भी यहाँ पे लिखे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। एक और पॉइंट हमने यहाँ जोड़ दिया है, कहता है एज वेल एज वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड्स। देखिए मैंने पहले ही कहा कि इस तीसरा पॉइंट में हमने 2-3 पॉइंट्स को, फीचर्स को मिलाकर के इंक्लूड कर दिया है। थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, बट कॉन्सेप्ट आपको सारा एक ही में मिल जाएगा, इसलिए हमने सेटिंग कर दिया है ऐसा। कहता है साथ ही साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि वो जो कैपिटल और रेवेन्यू रिसीप्ट्स या पेमेंट्स है, वो चाहे वो करंट ईयर को, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर जो करंट में चल रहा है वो, या पिछले किसी साल का हो जो अभी तक पेमेंट नहीं किया गया था या रिसीप्ट नहीं हुआ, अब हो रहा है, या फिर वो क्या हो, फ्यूचर पीरियड्स का, किसी आगे आने वाले सालों का, नेक्स्ट ईयर का जो कुछ रिसीप्ट है जो अभी मिल रहा है, या नेक्स्ट ईयर में जो पेमेंट करना अभी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इन सभी का यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे किसमें, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ओवरऑल आप इस तीसरा पॉइंट में ये समझे कि सभी कैश रिसीप्ट्स, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो या रेवेन्यू नेचर के, उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और सभी कैश पेमेंट को, जितने भी कैश पेमेंट्स हैं वो कैपिटल या रेवेन्यू नेचर के हो, उनको क्रेडिट में लिखेंगे, और या वो पिछले साल का हो, चालू साल का हो, या नेक्स्ट ईयर अगले सालों का हो, उन सबको इंक्लूड करके हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट, इट डजंट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। ध्यान देना है, नॉन कैश आइटम को रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता, दैट मींस उसमें नहीं लिखा जाता है।
क्योंकि आप जानते हो कि इसमें सिर्फ कैश आइटम को लिखा जाता है, कैश बुक समरी है, इसलिए नॉन कैश जो गैर नकद लेन देन होंगे उनको इसमें नहीं लिखा जाएगा। अब गैर नकद लेन देन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए डेप्रिसिएशन होता है, इसमें आप कैश तो देते नहीं है बट लॉस हो जाता है, ये नॉन कैश और नॉन लीजिबल होता है, तो ये हुआ। और जैसे गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं आप, इंटेंजिबल एसेट्स को रिटर्न ऑफ करते हैं, तो वो नॉन कैश आइटम होता है और उसको हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ऐसे आपने बिजनेस में ही रिजर्व या प्रोविजन किया तो उसको भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर कहता है इट डजंट इंक्लूड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जैसे जो भी आइटम होंगे उनको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बट देखिए, चूंकि बात यह है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपने अभी तो कैश पेमेंट किया नहीं, ये करंट पीरियड का आइटम तो जरूर है बट इसका आपने पेमेंट नहीं किया है, या फिर लास्ट ईयर का भी कोई आइटम जो आउटस्टैंडिंग है और अभी तक आउटस्टैंडिंग है तो भी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप। इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो उधार लेन देन है उसको नहीं लिखेंगे। और ऐसे ही और उधार लेन बहुत सारे होंगे, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सोल्ड, उन सभी को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और एक्रूड इनकम क्या होता है, तो जो कमा लिया है आपने, इनकम कमा लिया है और अभी तक वो मिला नहीं है, वो करंट पीरियड के हो या नेक्स्ट पीरियड के, आपने इनकम अर्न कर लिया बट मिला नहीं है, तो उसे एक्रूड इनकम बोलते हैं और ये भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा रिसीव पेमेंट अकाउंट में। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। नंबर 6 पॉइंट्स फीचर्स। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसीव पेमेंट अकाउंट प्राप्ति भुगतान खाता जो होता है एक रियल अकाउंट होता है। ये नॉर्मली एग्जाम्स में ऑब्जेक्ट में पूछ ही देते हैं। वैसे तो इसमें से आपके जो बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं उनमें इसमें से मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबल 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ही, आते ही रहते हैं। फीचर्स, रिसीव पेमेंट अकाउंट के फीचर्स, इनकम एक्सपेंडिचर के फीचर्स, इन दोनों में एवरेज और 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको आ ही जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या है, तो रियल अकाउंट है, इसे हम एसेट्स अकाउंट भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, रिसीव पेमेंट अकाउंट इज, ऑप्शन में रहेगा एसेट्स अकाउंट और रियल अकाउंट नहीं दिया रहेगा, तो धोखा नहीं खाइएगा, एसेट्स अकाउंट ही रियल अकाउंट होता है, तो ये रियल अकाउंट होता है रिसीव पेमेंट अकाउंट। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर है रिसीव पेमेंट अकाउंट का, कहता है इट हैज नॉर्मली डेबिट बैलेंस। अब ध्यान देना है, जैसे कि आपने कैश बुक पढ़ा होगा तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस होते हैं नॉर्मली, बिकॉज हमारे पास पहले से कैश अवेलेबल रहेगा तभी हम कैश पेमेंट करेंगे। तो बात यह है कि रिसीव पेमेंट अकाउंट भी कैश बुक का समरी है और इसलिए रिसीव पेमेंट अकाउंट के भी डेबिट बैलेंस होते हैं। और ये जो स्टार्ट होता है डेबिट साइड में ही कैश और बैंक के बैलेंस से स्टार्ट होता है, और लास्ट जो इसका होता है वो क्रेडिट साइड में कैश और बैंक के क्रेडिट बैलेंस से होता है, और लास्ट में लिखा जाता है बाय कैश एट बैंक या कैश हैंड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो कैश या बैंक में बैलेंस अवेलेबल होते हैं उनसे ज्यादा हम विथड्रॉ कर लेते हैं या लोन ले लेते हैं बैंक से, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में रिसीव पेमेंट अकाउंट जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में होगा और बाय बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से होगा, उसमें जिसमें कैश आपने विथड्रॉ कर लिया है। बट इतना ध्यान रखना है कि रिसीव पेमेंट अकाउंट के नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होते हैं, मतलब डेबिट साइड ज्यादा होता है। तो आई होप आज का ये क्लास जो रिसीव पेमेंट अकाउंट के डेफिनेशन और फीचर का था आप समझ चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और आगे हम और इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट क्लास लाने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।